हेलो एवरीवन, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है फाइनल अकाउंट। यहाँ पे आपका 11th का भी कवर हो जाएगा और 12th का भी कवर हो जाएगा। मैं इसको 12th के पर्सपेक्टिव से करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कवर किया है, लेकिन बेसिक जो 11th में जो आता है वो भी आपका कवर हो जाएगा। प्रोप्राइटरशिप भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, आपको डिफ़िकल्टी अराइज नहीं होगी। नाउ यहाँ पे होता क्या है, कितने अकाउंट बनते हैं। पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 12th में हम एक्स्ट्रा बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हम 11th में नहीं बनाते। एंड लास्ट हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, अब कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी जो कि ट्रायल बैलेंस में होती है, जो हमारे क्वेश्चन में होती है, पहले वो बेसिक पोस्टिंग समझ लेते हैं। जैसे कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट साइड ही आते हैं। तो एक्सपेंसेस आते हैं या तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड या तो P&L के डेबिट साइड। ट्रेडिंग के डेबिट साइड कौन सी चीज़ें आएंगी और P&L के डेबिट साइड कौन सी चीज़ें आएंगी, इनको मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा हूँ। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, फुल कवर नहीं किया हूँ मैंने, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ भाई यही ऐसा ऐसा पैटर्न होता है। मेजॉरिटी चीज़ें कवर है इसके अंदर। नाउ सबसे पहले आपको नाम दिख रहा होगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में पहला आइटम आएगा। दूसरा आपका नाम आएगा परचेजेस। ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग मीन्स हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो हमारा मेन एक्सपेंस होता है जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन होता है गुड्स का, तो वो कवर होगा। दूसरा नाम लिखा है वेजेस। वेजेस फैक्ट्री में दिया जाता है, इसलिए आ जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। इसके ही अपोजिट में आपको टर्म दिख रहा होगा P&L के डेबिट साइड में सैलरी। P&L के डेबिट साइड में क्या दिख रहा है, सैलरी, क्योंकि सैलरी दी जाती है ऑफिस में। नेक्स्ट टर्म जो है वो है वेजेस एंड सैलरी। अब फर्स्ट टर्म वेजेस है, इसलिए वो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। एंड एग्जैक्टली आप सामने देखोगे तो आपको नाम दिखेगा सैलरीज एंड वेजेस। अब सैलरी फर्स्ट टर्म है, इसलिए वो जाएगा P&L के डेबिट साइड। नेक्स्ट टर्म है प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा हुआ है, इसलिए वो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। दूसरा टर्म उसके सामने है अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव का मतलब है प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए ये यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए ये जाएगा P&L के डेबिट साइड में। नेक्स्ट टर्म है वर्क्स मैनेजर सैलरी। अगर आप देखोगे टर्म सैलरी आया, आप बोलोगे सर ये जाना चाहिए P&L में, लेकिन आगे जो टर्म दिखा है उस टर्म का नाम है वर्क। क्या नाम है, वर्क। वर्क मतलब वर्कर लोग को मैनेज कर रहा है। वर्कर मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी का मतलब वो वर्कर लोग को मैनेज कर रहा है, उन लोग के साथ काम कर रहा है, इसलिए इसका खर्चा कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। ओके, नेक्स्ट मैनेजर सैलरी सिर्फ रहेगा तो जाएगा P&L के डेबिट में। नेक्स्ट टर्म है फ्रेट। फ्रेट जो टर्म है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना वो माल जा रहा है, ह्यूमन बींग नहीं घूम रहा है। एंड उसके अपोजिट में टर्म दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, या तो लिखा है कन्वीनियंस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस और कन्वीनियंस टर्म तब यूज़ होता है जब ह्यूमन बींग घूमते हैं, और ह्यूमन बींग कहाँ पे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेज। सिर्फ टर्म अगर कैरेज दिया रहेगा तो याद रखना जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड माल आने वाला खर्चा, माल आने वाला खर्चा आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, माल जाने वाला खर्चा जाएगा P&L के डेबिट में। तो कैरेज इनवर्ड, तो आपका फोकस कहाँ पे रहेगा, कैरेज इनवर्ड। तो इनवर्ड कहाँ चले जाएगा, आपके ट्रेडिंग के डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब माल जा रहा है बाहर, और ये जाएगा P&L के डेबिट में। नेक्स्ट है सेम इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट का मतलब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, माल आ रहा है, तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी। माल अपनी कंट्री से, इंडिया से बाहर जा रहा है, तो ये हो जाएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट टर्म है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जब शिप्स वगैरह आ रही है तो हमारा माल आ रहा है तो हमें जो ड्यूटी पे करनी पड़ती है उसका नाम होता है कस्टम ड्यूटी, और ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। नेक्स्ट टर्म है डॉक चार्जेस। जैसे डॉकयार्ड होता है जहाँ पे बोट्स वगैरह रुकती है, उस एरिया में जब हम कुछ चार्ज देते हैं गुड्स रखने का, तो उसका मतलब होता है डॉक चार्जेस, और वो भी जाएगा किस में, ट्रेडिंग के डेबिट में। रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब हमने कोई ना कोई फॉर्मूलाज वगैरह लिया है कोई चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, मेन प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, ये भी जाएगा हमारे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। नेक्स्ट टर्म है पावर या फिर मोटिव पावर। जब भी कोई लेबर होता है वो एक ही टर्म यूज़ करता है। देखो आपका पावर सप्लाई नहीं आ रहा, तो पावर सप्लाई लेबर यूज़ करता है, इसलिए ये टर्म को उन्होंने ट्रेडिंग के डेबिट साइड में शो किया है।
अब नेक्स्ट टर्म है इसके सामने अपोजिट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ऑफिस वाले थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करते हैं तो वो लोग कहेंगे देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आएगा आपके पीएल के डेबिट में और पावर वर्ड आएगा आपके ट्रेडिंग के डेबिट में। नेक्स्ट है कोल, गैस, वाटर। ये सब चीज़ें ऑफिस में तो यूज़ नहीं करोगे, किसी को जलाना तो है नहीं एम्प्लॉयज़ को, तो ये आपके आएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। नेक्स्ट है हीटिंग एंड लाइटिंग, अगेन सेम। फिर लिखा है फैक्ट्री रेंट। अगर सिर्फ रेंट होगा ना, सिर्फ रेंट, तो पीएल के डेबिट में आएगा, लेकिन आगे अगर वर्ड फैक्ट्री है तो वो कहाँ आएगा, आपके ट्रेडिंग के डेबिट साइड। फैक्ट्री वाली चीज़ें कहाँ पे आने वाली है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। नेक्स्ट फैक्ट्री इंश्योरेंस। अगर सिर्फ इंश्योरेंस लिखा रहता तो आता पीएल के डेबिट में, लेकिन आगे टर्म फैक्ट्री लिखा है इसलिए वो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होगी, ट्रेडिंग में, तो पूरा का पूरा जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ठीक है, मेन हमारा। नेक्स्ट जो सारे खर्चे हैं वो सब है पीएनएल के डेबिट साइड में, यानी कि वो सब ऑफिस एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस जैसे कि बैंक चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस जो हम सीएस को देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। ये टर्म याद रखना, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। अगर वर्ड सिर्फ प्रोविडेंट फंड होता तो जाता लायबिलिटी में, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट होता तो जाता एसेट साइड में, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, तो ये जाएगा पीएनएल के डेबिट में। एंड लास्ट इज रिपेयर्स। सो ये कुछ बेसिक टर्म जो जहाँ पे हमको कन्फ्यूजन हो सकता था वो मैंने कवर किया हूँ। और भी चीज़ें इसमें आती हैं, लेकिन हम हमारा रिवीजन लेक्चर कवर कर रहे हैं सो दैट कि हमारा कुछ भी छूटे ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आता है, पीएल के डेबिट में क्या आता है, मेजॉरिटी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या क्या आता है। देखो आपका ट्रायल बैलेंस होता है जो कि आपका मेन क्वेश्चन होता है, उसके डेबिट में कुछ चीज़ें होती हैं और उसके क्रेडिट में कुछ चीज़ें होती है। अब डेबिट में जो चीज़ें होती हैं वो कुछ जगह जाती है जो कि फिक्स है, या तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड जाएगी, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट वाली चीज़ है, या तो पीएल के डेबिट में जाएगी, या तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगी, या तो एसेट में जाएगी। मींस ट्रायल बैलेंस की डेबिट वाली चीज़ें इन चार जगह के अलावा कहीं नहीं जाएगी। सेम गोज विद ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग के क्रेडिट, पीएल के क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट और लायबिलिटी। मतलब डेबिट वाली आइटम डेबिट में और क्रेडिट वाली आइटम क्रेडिट में जाएगी। ये इनका पैटर्न फिक्स है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ये चीज़ को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, फिर से याद रखना, डेबिट वाली आइटम डेबिट में और एसेट में, क्रेडिट वाली आइटम क्रेडिट में और लायबिलिटी में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब एक सिनेरियो कवर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट साइड में परचेज दिया रहता है और क्रेडिट साइड में सेल्स दिया रहता है। नॉर्मली परचेज को आप ट्रेडिंग के डेबिट में डाल दोगे, सेल्स को आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाल दोगे। बट द थिंग इज जो इनके रिटर्न्स होते हैं क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में, जैसे कि सेल्स रिटर्न है और रिटर्न इनवर्ड है, ये आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट साइड में दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस में आपको सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, वो आपको कहाँ दिया रहेगा, डेबिट साइड में। अब आप जब देखो रिफ्लेक्ट करोगे ना इसको, यहाँ ध्यान देना एक बार, पहले कई चीज़ हटा के आप देखोगे सेल्स को आपने एज इट इज़ नीचे लिख दिया यहाँ पे, मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अब सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स से माइनस होना चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। सेम गोज विथ परचेज, परचेज को आपने स्ट्रेट लिख दिया डेबिट में। अब परचेज रिटर्न जो है वो है क्रेडिट साइड में, आप उसको क्या करोगे, परचेज से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। याद रखना इनके रिटर्न हमेशा अपोजिट साइड रहेंगे। ठीक है, तो परचेज़ का रिटर्न हमेशा आपको क्रेडिट साइड मिलेगा, सेल्स का रिटर्न हमेशा आपको डेबिट साइड मिलेगा। अगर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ये वर्ड नहीं भी दिया है, सिर्फ क्वेश्चन में रिटर्न वर्ड भी लिखा है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, इन डेप्थ में ये सब चीज़ें कवर करते हैं, लेकिन वो इन डेप्थ का हमारे पास अभी फिलहाल के टाइम नहीं, क्योंकि हम रिवीजन लेक्चर कवर कर रहे हैं। नहीं तो जर्नल एंट्री के थ्रू मैं आपको पूरा प्रॉपर बताता कि ये होता कैसे है और क्यों होता है। ठीक है, फिलहाल रिवीजन लेक्चर्स हैं तो हमें क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस में लिखा हूँ बताने के लिए कि आरडीडी का कॉन्सेप्ट क्या है, बैड डेट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके ऊपर। ट्रायल बैलेंस में एक और चीज़ जो कि जगह चेंज करती है, जैसे मैंने आपको बताया डेबिट वाली चीज़ें जो होती है डेबिट में आती है, क्रेडिट वाली जो चीज़ होती है वो क्रेडिट में ही आती है, जगह चेंज नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें कवर की है जो कि जगह चेंज करती है। तो आपको
टोटल ये मालूम पड़ गया होगा कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो जगह चेंज करती है। एक तो सेल्स रिटर्न हो गया, एक परचेज रिटर्न हो गया, और तीसरा जो मैंने लिखा है वो लिखा है आरडीडी, यानी कि ओल्ड आरडीडी जो क्वेश्चन में दिया रहता है। अब आप यहाँ देखो पीएनएल देखो, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने लिखा है ONNO, ओ नो। कहीं भी आप बैड डेट का कॉन्सेप्ट को लिखोगे ना तो आप लिख देना ओ नो चुना लग गया। बैड डेट का मतलब चुना लग गया ना, पैसा मिलने वाला नहीं है। ONNO, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड ऐसा कहीं आपको लिखा नहीं रहेगा कि ओल्ड टर्म लिखा हुआ है। ओल्ड चीज़ें आपको मालूम कैसे पड़ेगी, ओल्ड चीज़ें आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस में दी रहेगी। तो जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में दी रहेगी वो हमेशा ओल्ड रहेगी, और जो चीज़ें एडजस्टमेंट में दी रहेगी वो हमेशा न्यू रहेगी। और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं और ट्रायल बैलेंस के 1 इफेक्ट होते हैं, ये बेसिक आपको पता है। अब ट्रायल बैलेंस में जैसे ओल्ड बैड डेट है वो नॉर्मल डेबिट में रहेगा, एज इट इज़ आ गया। अब ओल्ड आरडी आप देखोगे तो दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, वो जगह चेंज करके आ रहा किधर है, पीएनएल के डेबिट में। इसलिए उसकी साइन भी आप देखोगे ना तो देखो माइनस है, उसकी साइन क्या है, माइनस है, क्योंकि उसने क्या किया है, अपनी जगह चेंज किया है। और जब पोजीशन चेंज हो जाएगी तो साइन क्या होगी, माइनस हो जाएगी। सो याद रखना 3 चीज़ें अपनी जगह चेंज कर रही है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड ओल्ड आरडीडी। एंड बाकी जो चीज़ जहाँ पे है एज इट इज़ वहाँ पे आएगी। डेबिट वाली आइटम डेबिट में एंड एसिड, क्रेडिट वाली आइटम क्रेडिट एंड लाइबिलिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। ओके फाइन, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टू स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट। ये बेसिक एडजस्टमेंट है जो आपको ईच एंड एवरी सम में मिलेंगे। बेसिक है जो फाइनल अकाउंट में भी आएगा, एनपीओ चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी कवर हो जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको रिपीट में मिलेगी। जैसे पहला एडजस्टमेंट जो है ये बहुत कॉमन है, इसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या नाम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कभी भी आप टर्म देखो आउटस्टैंडिंग, बेसिक बता रहा हूँ, कभी भी आप टर्म देखो आउटस्टैंडिंग, सिंपल आप क्या कर देना, ऐड कर देना। देखो जर्नल एंट्री से भी कवर होता है, बट जर्नल एंट्री का मेरे पास अभी रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए टाइम नहीं है, क्योंकि लिए सब लोग एंट्री वाइज नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, और इसलिए मुझे यहाँ पे एकदम बेसिक चीज़ आपको बतानी पड़ रही है, सो दैट कि आप जिनको तकलीफ़ होती है अकाउंट में, हल्की फुल्की वो नहीं कर पाते, तो वो एटलीस्ट ये करके ईजीली 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए अपने अकाउंट्स पेपर में। ओके, तो आउटस्टैंडिंग कभी भी आप टर्म देखो तो क्या कर देना, ऐड कर देना। आउटस्टैंडिंग कभी भी टर्म देखो तो क्या कर देना, ऐड कर देना। अब आउटस्टैंडिंग किस में करोगे, जो भी कोई टर्म है, जैसे आउटस्टैंडिंग अगर रेंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वॉट एवर इट इज़, जो भी चीज़ का नाम है ना उसमें जाके क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है। ओके, जैसे मैंने कवर किया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, मैंने क्या एक क्वेश्चन लिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। पहली बात तो सैलरी है, सैलरी कहाँ पे आएगा, पीएनएल के डेबिट में। चलो भाई पीएनएल के डेबिट में लिख दिया सैलरी, जो भी अमाउंट ट्रायल बैलेंस में होगा वो हम इनर कॉलम में लिख देंगे। नाउ 3000 आउटस्टैंडिंग है, मैंने बोला आउटस्टैंडिंग वर्ड देखोगे क्या करोगे, ऐड। तो चुपचाप मैंने ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी के अंदर, कर दिया। अब जैसे ही आप ऐड करोगे ना, याद रखना सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूँ, ऐड करोगे ना स्ट्रेट गिरा देना बैलेंस शीट में, स्ट्रेट गिरा देना बैलेंस शीट में, एग्जैक्टली स्ट्रेट गिरेगा बैलेंस शीट में। और कहाँ गिरेगा, लायबिलिटी। समझा। अगर कभी भी आप टर्म देख रहे हो आउटस्टैंडिंग, क्या करना है, पहले तो ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड कर दिया, दूसरा इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, क्या कर देना, एग्जैक्टली स्ट्रेट गिरा देना। ज़्यादा सोचना है, एग्जैक्टली स्ट्रेट किस साइड, लेकिन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। डेबिट साइड में आप आता है ना, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट तो होता नहीं है, बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट, तो लायबिलिटी साइड में लिख देना आउटस्टैंडिंग सैलरी। कौन सा अमाउंट लिखोगे, जो एडजस्टमेंट में होगा। आउटर कॉलम वाला अमाउंट मत लिख देना, जो ही 3000 देखो जो यहाँ ऐड किया है वही 3000 यहाँ पे आएगा। समझा, पक्का। ओके, नेक्स्ट। अब अगर मैं कहूँ दूसरा एडजस्टमेंट है, उसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या नाम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे ही वर्ड प्री देखो, क्या देखो, प्रीपेड मतलब मैंने खर्चा पहले ही भर दिया है। जैसे ही आप वर्ड प्री देखो, आपको कर देना है माइनस, जो भी एक्सपेंस का नाम होगा उसमें से माइनस कर देना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रीपेड सैलरी 3000 है, तो सैलरी लिखा पहले तो आपने, जो नॉर्मली पीएनएल के डेबिट में आता है। उसमें क्या करना है आपको, प्री वर्ड देखा, कौन सा वर्ड देखा, प्री, क्या कर देना है, माइनस, माइनस कर दिया। अब अगर प्लस होता तो स्ट्रेट, मैंने बोला था
प्लस होगा तो स्ट्रेट, प्लस होगा तो स्ट्रेट, माइनस होगा तो क्रॉस, प्लस होगा तो स्ट्रेट, माइनस होगा तो क्रॉस। इतना बेसिक याद रखना, प्लस होगा तो स्ट्रेट, माइनस होगा तो क्रॉस। तो अब यहाँ देखो माइनस है तो क्रॉस जाएगा, क्रॉस में कहाँ जाएगा एग्जैक्टली बैलेंस शीट में, और क्रॉस में अब देखो बैलेंस शीट में कहाँ जा रहा है, एसेट साइड में जा रहा है, प्रीपेड सैलरी। कौन सा वाला अमाउंट, जो एडजस्टमेंट में लिखा था 3000। आउटर कॉलम वाला अमाउंट मत लिख देना, एडजस्टमेंट उसी इफेक्ट होता है, जो एडजस्टमेंट का अमाउंट होता है उसके ही दो इफेक्ट होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। आउटस्टैंडिंग वर्ड आपको बताएगा कि ऐड करना है और स्ट्रेट गिरना है। प्री जैसे ही वर्ड आपने देख लिया, आपको माइनस करना है और स्ट्रेट नहीं करना है, क्रॉस। माइनस है तो क्रॉस, प्लस है तो स्ट्रेट। फॉर बेसिक आप इससे इजीली अपने सम कर पाओगे, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड। थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। क्यों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ड्यू टू इट्स वेयर एंड टेयर, तो हम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब ये नॉर्मल है, आपने बेसिक 11th में भी किया है। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, सिंपल। तो पहले तो डेप्रिशिएशन आता है पेन के डेबिट में। अब ये आता कैसे है, अब आप देखो, यहाँ ध्यान देना। पहले तो लिखा है फर्नीचर, क्योंकि डेप्रिशिएशन किसके ऊपर करना है, फर्नीचर में। तो फर्नीचर तो पहले एसिड, तो मैंने एसिड में लिख दिया। 10,000 मैंने अज्यूम किया कि 10,000 की वैल्यू है। अब फर्नीचर की वैल्यू कितने परसेंट से कम करनी है, 10% से। तो भाई कम करनी है तो माइनस कर दिया, माइनस कर दिया 10%, 1000 आ गया, और बाहर आउटर कॉलम में लिख दिया मैंने 9000। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब मैंने बताया था प्लस है तो स्ट्रेट, लेस है तो क्रॉस, प्लस है तो स्ट्रेट, लेस है तो क्रॉस। अब आपने लेस देख लिया तो आप क्रॉस में लिख दोगे, पीएल के कहाँ चले जाएगा, डेबिट में, उसका नाम आएगा टू डेप्रिसिएशन। तो आपका अमाउंट आप एरो देखो, आपका अमाउंट 1000 जो बैलेंस शीट से आया ना, वो जा रहा है पीएल के डेबिट में। ऐसा नहीं कि पेन के डेबिट में पहले लिखा फिर यहाँ पे, तो पहले आप कैलकुलेशन जो करोगे पूरा पार्ट, वो आप कहाँ करोगे, बैलेंस शीट में करोगे पूरा कैलकुलेशन, वॉट एवर इट इज़, परसेंटेज क्या है या फिर जो भी मंथ है, अकॉर्डिंगली आप वैल्यू निकालोगे, माइनस करोगे, एंड माइनस करने वाला जो अमाउंट होगा वो आप लिख दोगे पेन के डेबिट में। इतना समझा? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अनरिकॉर्डेड सेल्स। नेक्स्ट वन इज अनरिकॉर्डेड सेल्स, मतलब मैंने सेल्स को रिकॉर्ड किया हूँ कि नहीं किया हूँ। अनरिकॉर्डेड क्वेश्चन ही बोल रहा है अनरिकॉर्ड सेल्स। देखो सेंटेंस, मैंने सिर्फ सेंटेंस का 2 टर्म मेन लिया हूँ। सेंटेंस कुछ भी दिया हो कि देयर वाज ए स्टॉक, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ये वो कुछ भी सेंटेंस कैसे भी दिया हो, मेन आपको ये देखना है अनरिकॉर्डेड क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड सेल्स। 2 टर्म पे ध्यान देना, अनरिकॉर्डेड क्या है, सेल्स। बाकी कुछ भी लिखा हो कि इट इज़ इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, ये वो, आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। 2 टर्म मेन हाईलाइट करना, अनरिकॉर्डेड क्या है भाई, सेल्स है, ये टर्म आ गया। पहली बात तो सेल्स है, सेल्स कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बेसिक। दूसरा, सेल्स में ऐड होगा, अनरिकॉर्ड है ना, मैंने लिखना भूल गया, अनरिकॉर्ड, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, तो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड है तो मैंने क्या बताया था, स्ट्रेट के क्रॉस, स्ट्रेट, तो एग्जैक्टली स्ट्रेट जा रहा है ये बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जाके भी ये ऐड हो रहा है। लेकिन ऐड किस में हो रहा है, वो टर्म देखो, डेटर। ऐड किस में हो रहा है, डेटर्स में, क्योंकि जब हमें पैसा लेना होता है तो हम पैसा लेते किससे हैं, डेटर से, ठीक है। या बेसिक डेटर के ऊपर या बेडेट के ऊपर मैंने छोटे मोटे वीडियो बनाए हैं, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, सेल्स अगर अनरिकॉर्डेड है, एक तो सेल्स में ऐड हो जाएगा, और दूसरा मेरे को पैसे किससे लेने हैं, डेटर से, तो डेटर में भी ऐड होगा। ऐड वाली चीज़ें याद रखना स्ट्रेट, एंड लेस वाली चीज़ें याद रखना क्रॉस। डन? क्या यहाँ तक एडजस्टमेंट प्रॉपर समझ में आ रहे हैं, बेसिक चीज़ें समझ में आ रही है? ओके फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है अनरिकॉर्डेड परचेज। जैसे अनरिकॉर्ड सेल्स था, वैसे ही अनरिकॉर्ड क्या है, परचेज है। मैंने परचेज को रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, मैंने परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया। तो पहले तो आप परचेज को कहाँ लिखोगे, परचेज को आप ट्रेडिंग के डेट में लिख दोगे, नॉर्मली जो रहेगा आपके ट्रायल बैलेंस में। अब अनरिकॉर्ड है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। ऐड है तो स्ट्रेट एग्जैक्टली लायबिलिटी में आ जाएगा। और ऐड किस में हो रहा है, ये ध्यान दो, क्रेडिटर में। ऐड किस में हो रहा है, क्रेडिटर में, क्योंकि हम जब परचेज करते हैं उधारी में, तो हमको पैसे किसको देने पड़ते हैं, क्रेडिटर को। तो याद रखना, परचेज के लिए कौन सा टर्म आ जाएगा, क्रेडिटर, और सेल्स के लिए कौन सा टर्म आ जाएगा, डेटर। सिर्फ इतना बेसिक याद रखना। और बाकी तो मैंने बताया, ऐड है तो क्या, स्ट्रेट, और लेस है तो क्रॉस।
इतना बेसिक सीख जाओ, आपका फाइनल अकाउंट बहुत ईजी हो जाएगा, आपको हेक्टिक नहीं लगेगा। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट पे ध्यान देना, बाकी मैं कह रहा हूँ आपको फाइनल अकाउंट में डिफ़िकल्टी अराइज नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट या फिर गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। यहाँ पे आप बार बार देख रहे होगे, या तो गुड्स जल गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट में कुछ हो गया, या फिर गुड्स मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये मैंने एक के साथ दोनों टॉपिक को कवर कर लिया है क्योंकि यहाँ पे गुड्स के रिलेटेड है। अब देखो ना, जब मैं कोई गुड्स डिस्ट्रॉय होगा, जलेगा, टूटेगा, फूटेगा या फ्री में बांटूंगा, जब तक मैं नहीं बांट सकता जब तक मैं परचेज़ ना करूँ। पहले परचेज़ करूँगा तभी तो गुड्स जलेगा, परचेज़ करूँगा तभी तो गुड्स मैं फ्री में बांटूंगा। तो ये सब चीज़ असली में होती परचेज़ से, पहले परचेज़ किया जाता है तब ये जलता है। अब ये असली में परचेज़ से माइनस होती है, बट हम परचेज़ से माइनस करेंगे तो ट्रेडिंग के डेबिट में करेंगे, बट हम ट्रेडिंग के डेबिट में ना लिखते हुए इसको सबको लिखते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। आई होप यू अंडरस्टूड। भाई गुड जल गया, चोरी हो गया या फ्री में बांट दिया, कोई चीज़ पहले खरीदोगे तभी तो बांटोगे, तभी तो जलेगा, तो पहले खरीदोगे तभी जलेगा। तो परचेज से ये सब चीज़ क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। बट परचेज से ना माइनस करते हुए आपको क्या कराते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखाते हैं। परचेज से आप माइनस भी करोगे ये चीज़ को तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि असली में हमारा परचेज तो कम हो गया। तो अब यहाँ ध्यान दोगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट, ये वाला दिखा, रुको मैं पूरा इरेज करता हूँ, ये ध्यान दो। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर गुड डिस्ट्रॉयड है, फायर ये हो गया, एक तो मेरा परचेज़ कम हो गया। अब परचेज़ कम हो गया मतलब मेरा एक्सपेंस कम हो गया, लेकिन असली में तो मेरा गुड जल गया ना। परचेज़ के खर्चे को तो मैंने कम कर दिया कि चलो भाई ये मेरा परचेज़ से मैंने कम कर दिया कि इतना माल मेरे पास नहीं बचा हुआ है, लेकिन ये मेरा असली में खर्चा तो हुआ ना। तो इसलिए इसका दूसरा इफेक्ट जाता है पीएल के डेबिट में, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक पीएल के डेबिट में। नाम आता है टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट, वॉट एवर इट इज़। तो अगर गुड्स जल गया, चोरी हो गया, ऐसा कुछ रहेगा तो एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और एक पीएल के डेबिट में आएगा। एक खर्चा कम किया और एक खर्चा बढ़ा दिया। नेक्स्ट, ऐसे ही गुड डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल है, तो गुड्स बांटूंगा किस में से, परचेज में से। आप चाहो तो ये परचेज से माइनस भी कर सकते हो, जो चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप दिखाओगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और ट्रेडिंग के अगर क्रेडिट में दिखा रहे हो तो दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, पीएल के डेबिट में, बाय द नेम एडवर्टीजमेंट। कोई भी गुड्स फ्री में क्यों बांटता है, फॉर एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इंशाल्लाह थोड़ा टाइम में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि आपको पूरा एंट्री वाइज समझ में आया कि प्रोफेशनली ये होता कैसे है। यहाँ पे तो मैं बहुत डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर्स आने वाले हैं और आपको एक रिवीजन चाहिए, ठीक है। कुछ लोग इन डेप्थ में थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं, उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी अराइज होती है, लेकिन कुछ लोग को इन डेप्थ में समझना होता है कि भाई ये चीज़ हो क्यों रही है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि भाई गुड्स क्यों जला, क्यों ये एंट्री होती है, क्यों ये ट्रेडिंग क्रेडिट में आता है, क्यों ये पीएल क्रेडिट में आता है, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आपको समझ में आया कि इसके दो इफेक्ट क्या होते हैं, ओके, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, गुड्स अगर जल गया, चोरी हो गया या फ्री में बांट गया, आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा आएगा पीएल के डेबिट में। नेक्स्ट, सेवेंथ एडजस्टमेंट क्या कहता है, सेवेंथ एडजस्टमेंट कहता है फिर से आया तुम्हारा गुड्स टेकन बाय पार्टनर। फिर से कोई ना कोई गुड्स लेके गया, अब इस बार गुड्स लेके कौन जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है, ठीक है, ओके। तो गुड्स अगर लेके जा रहा है तो ये परचेज से माइनस होना चाहिए, बट परचेज से माइनस ना करते हुए हम लिखते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में, अंडरस्टूड। तो एक तो ये आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में कि गुड्स, देखो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में, अभी ट्रेडिंग के क्रेडिट में आप लोग भी जानते हो क्रेडिट में मेन इनकम आती है, और याद रखना बिजनेसमैन की मेन इनकम सिर्फ एक ही होती है, वो है सेल्स। तो कहीं भी ये आया कि गुड्स लेके गया, गुड्स जल गया, चोरी हो गया, गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुड्स टेकन बाय पार्टनर, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा हुआ है, ये कोई भी एंगल से इनकम लगती है आपको, ये कोई इनकम नहीं है बेटा, ये परचेज से माइनस हो रही है। बस परचेज से माइनस ना करते हुए हम इसको अपोजिट साइड में लिख रहे हैं और नॉर्मल लिख रहे हैं कि गुड्स जल गया, चोरी हो गया या पार्टनर ले गया। प्लीज़ इसको इनकम मत समझना, ये कोई इनकम नहीं है। गुड्स जल रहा है, चोरी हो रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है, कौन से एंगल से इनकम है बच्चा, ठीक है। तो ये इनकम नहीं है, ये असली में परचेज से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट, कौन लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है, इसलिए आएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। कौन लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है, इसलिए आएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, और उसको कहते हैं ड्राइंग्स। उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स, क्योंकि पार्टनर लेके जा रहा है ना कोई भी चीज़, तो उसको ड्राइंग कहते हैं, समझा, ओके। नेक्स्ट, आपका फेवरेट
ये एडजस्टमेंट जो कि आपको बार बार आते रहता है, इसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को आप हमेशा वैल्यू करोगे कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका ईच एंड एवरी सम में आपको एडजस्टमेंट मिलने वाला है। आधे लोग को आता भी होगा, सबका फेवरेट होता है ये। तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको वैल्यू करना है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। आपको 2 अमाउंट दिए रहेंगे, आपको सिर्फ वो अमाउंट चूज़ करना है जो कम हो, ठीक है। खाली इतना देखना, जो वो अमाउंट चूज़ करना है जो कम हो। अब इसका भी क्लोजिंग स्टॉक किस में से बचेगा बच्चा? क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में तो लिखते हो, लेकिन क्या क्लोजिंग स्टॉक कोई एंगल से इनकम है? ये तो स्टॉक बच गया है ना, इनकम कैसे हुई? तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक परचेज से बचा हुआ चीज़ है, ये भी परचेज से माइनस होता है, बट इसको हम यहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में कि क्लोजिंग स्टॉक इतना बच गया है और इसलिए हम इसे मानते हैं एसेट। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो आप लिखोगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक एक तो आप लिखोगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में कि इतना स्टॉक बच गया, और एग्जैक्टली स्ट्रेट आप लिख देना बैलेंस शीट साइड में, ठीक है। गुड जल गया, चोरी हो गया या गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, वो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और पीएल में, क्योंकि वो खर्चा था। या फिर गुड्स पार्टनर ले गया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और पार्टनर केवल के डेबिट में। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में तो है, बट दूसरा इफेक्ट कहाँ है? एसेट साइड में, क्योंकि अभी तक बिका नहीं है, अगले साल बिकने की इसकी उम्मीद है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट नाइन्थ एडजस्टमेंट। नाइन्थ एडजस्टमेंट एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से करना। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आई होप मैं नंबर न्यूमेरिक से कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको डिफ़िकल्टी अराइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितना हो सके इसको रिवाइज़ कर लेना, वीडियोस को या तो बार बार देख लेना। नोट्स को मैं वीडियो की लिंक के नीचे डाल दूँगा, आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना, उसमें से बार बार रिवाइज़ कर लेना, डिफ़िकल्टी अराइज नहीं होगी, ईजिली आप अपने फाइनल अकाउंट के सारे सम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके, 9 सम है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हैव एक्सीडेंट ऑफ 8000, मतलब कितने का गुड जला? 8000 का। तो जो पूरा गुड जला ना 8000 का, पूरा मैंने लिख दिया ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। गुड्स जला, चोरी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ट्रेडिंग के कहाँ पे आगे? क्रेडिट साइड में, फुल अमाउंट ऑफ 8000। नाउ एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹5000 कि इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि भाई 5000 हम देने रेडी हैं। जला तो मेरा 8000 का पूरा, तो जो मैंने लिख दिया ट्रेडिंग के क्रेडिट में, उसमें से मुझे कितनी मिलने की उम्मीद है? मुझे 5000 मिलने की उम्मीद है, तो वो मैं लिख दूंगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। 8 में से मुझे कितना मिल जाएगा? 5। 8 में से मुझे कितना मिल जाएगा? 5 ये मिलने की उम्मीद है। तो कितना नहीं मिलेगा? मेरा 3000 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। वो 3000 आएगा आपके पीएनएल के डेबिट साइड में, टू लॉस बाय फायर। आई रिपीट अगेन, 8000 का पूरा गुड जला, वो आएगा आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट में। उसमें से 5000 मिलने की उम्मीद है, वो आएगा आपके एसेट साइड में। और जो आपको नहीं मिल सकता या आपका नुकसान हो गया है, वो आएगा आपके पीएनएल के डेबिट साइड में। ये एक लौता एडजस्टमेंट है जिसकी आपको 3 इफेक्ट रहेंगे। बाकी जितने भी हम एडजस्टमेंट कवर करते हैं उसमें 2 इफेक्ट हैं। ये एक लौता एडजस्टमेंट है जिसके कितने इफेक्ट है? 3 इफेक्ट है, तो ध्यान से करना। 8 पूरा जल गया, 5 मिलने की उम्मीद है, 3 नहीं मिलेगा। ओके, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से करना। नेक्स्ट 10th एडजस्टमेंट। 10th एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट, कमीशन या सैलरी टू पार्टनर। यहाँ पे बिजनेस जो है इंटरेस्ट दे रहा है या कमीशन दे रहा है या सैलरी दे रहा है, किसको दे रहा है? पार्टनर्स को। तो बिजनेस दे रहा है किसको? पार्टनर को। तो बिजनेस का तो क्या हो गया? खर्चा। बिज़नेस का खर्चा हो गया, प्लस बिज़नेस की एक आदत है कि बिज़नेस कभी भी पार्टनर को ना पैसा नहीं देता, सिर्फ एक वादा करता है कि भाई तेरे को पैसा दूंगा। तो इसलिए बिज़नेस की क्या बढ़ जाती है? लायबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो याद रखना, बिज़नेस का तो एक खर्चा बढ़ गया, साथ में एक लायबिलिटी बढ़ गई कि पार्टनर को देना है। या फिर मैं आइदर वे बोलूँ तो बिज़नेस का तो खर्चा हो गया, पार्टनर की कमाई हो गई। बिज़नेस का खर्चा हो गया और पार्टनर की कमाई हो गई कि कभी ना कभी पार्टनर को देना है, ठीक है। ओके, अब क्या लिखा है यहाँ पे? सैलरी देना है या तो कमीशन देना है या तो इंटरेस्ट देना है, किसको? पार्टनर को। तो बिज़नेस का तो खर्चा होगा ना, तो बिज़नेस का अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस आता है डेबिट साइड में, किस में आएगा? पीएनएल में। इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी ये टर्म आएंगे पीएनएल के डेबिट साइड में, क्योंकि बिज़नेस का ये हो गया एक्सपेंस। और पार्टनर की क्या हो गई? ये इनकम, तो इसलिए आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट, कमीशन या सैलरी टू पार्टनर। तो एक तो बिज़नेस का खर्चा, इसलिए पीएनएल के डेबिट में, और पार्टनर्स की कमाई, और आप कह सकते हो कि
बिजनेस की लायबिलिटी भी है ये कि पार्टनर को देना है कभी ना कभी, तो इसलिए आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। समझा? मतलब बिजनेस का खर्चा साथ में लायबिलिटी भी है कि कभी ना कभी किसको देना है ये पैसा, पार्टनर्स कैपिटल को। कैपिटल इज ए लायबिलिटी ना। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड मतलब मुझे किसी से बिल मिला और वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, मतलब वो मुझे क्लेम नहीं हुआ, पैसा मिला नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरी की पूरी बैलेंस शीट आइटम के अंदर ही डील कर रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम के अंदर डील कर रहा है, मतलब इसमें ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। समझ लो बैलेंस शीट है एसेट साइड में, तो ये एसेट साइड में ही डील कर रहा है। हो क्या रहा है देखो, आप आराम से आप टर्म पढ़ो। बिल रिसीवेबल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो पहले आप क्या करो, जो बिल रिसीवेबल रहेगा ना उसमें से आप बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड को लेस कर दो, बिल रिसीवेबल में से कम कर दो, क्योंकि बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया समझ लो चेक, तो माइनस कर दिया। अब किससे पैसा लोगे, डेटर से, तो डेटर में ऐड कर दो। मतलब बिल रिसीवेबल से माइनस होगा और डेटर में ऐड होगा। बिल रिसीवेबल से क्या होगा, माइनस, और डेटर से क्या होगा, ऐड। एंट्री कैसे होगी, डेटर टू बिल रिसीवेबल, डेटर बढ़ जाएगा, आपका एसिड बढ़ गया, बिल रिसीवेबल आपका एसिड कम हो गया। ठीक है, तो ये एक ऐसी आइटम है जो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में ही डील कर रही है और सेम कॉलम में ही आप देखोगे तो एसेट साइड में ही डील कर रहा है। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड है, तो डिसऑनर्ड तो बिल रिसीवेबल से पहले माइनस कर दिया और डेटर में जाके प्लस कर दिया, क्योंकि डेटर से मुझे पैसा लेना बाकी है, क्योंकि जो उसने मुझे बिल दिया था वो बाउंस हो गया, यानी कि डिसऑनर्ड हो गया। नेक्स्ट इज बिल पेएबल डिसऑनर्ड। सेम, बिल पेएबल डिसऑनर्ड हो गया अगेन बैलेंस शीट में, लेकिन बिल पेएबल आता है लायबिलिटी साइड में, तो बिल पेएबल में से पहले तो माइनस हो जाएगा बिल पेएबल डिसऑनर्ड, बिल पेएबल डिसऑनर्ड माइनस हो जाएगा और ऐड किस में हो जाएगा, क्रेडिटर में। याद रखना, बिल पेएबल से माइनस, क्रेडिटर में ऐड। और अगर बिल रिसीवेबल होगा तो बिल रिसीवेबल से माइनस और डेटर में ऐड। ऑन सेम साइड प्लीज सी दी टर्म्स, बिल रिसीवेबल से माइनस हो रहा है तो डेटर में ऐड हो रहा है, और बिल पेएबल डिसऑनर्ड है तो बिल पेएबल से माइनस हो रहा है और क्रेडिटर में ऐड हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बैड डेट एंड आरडीडी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बैड डेट वाले कॉन्सेप्ट में। देखो यहाँ पे मैंने फुल फ्लैश ट्राई किया हूँ, ऐसा पूरा सम आने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें सब चीज़ मैंने कवर कर ली है, लेकिन आप इससे बेसिक ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो कि इसमें क्या क्या आ सकता है। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनना। पहले तो आप ये देखो, डेटर में बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो डेटर लिखा है, डेटर में दो चीज़ें मैंने पहले ऐड की है, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था अनरिकॉर्डेड सेल्स तो सेल्स में ऐड होगा, और ऐड है तो स्ट्रेट डेटर में जाके ऐड होता है। तो एक तो ये वो वाला है जो हमने पहले एडजस्टमेंट कवर किया था। दूसरा है बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, जो हमने अभी अभी किया, बिल रिसीवेबल से क्या होगा, माइनस, और डेटर में ऐड। तो याद रखना, डेटर में पहले वो चीज़ें करना जो ऐड होती है, डेटर में पहले वो चीज़ें आपको करने हैं, वो एडजस्टमेंट आपको पहले देखने हैं जो चीज़ें ऐड होती हैं। तो पहले उन्हें ऐड कर लो, एक टोटल अमाउंट निकाल लो। पहले ऐड करके क्या करो, एक टोटल अमाउंट निकाल लो। ऐड करके एक टोटल अमाउंट निकाल लो कि दो चीज़ें ऐड होती है, इतना याद रखना। दो चीज़ें क्या ऐड होती है, अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। टोटल अमाउंट निकाल लिया। अब आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा बैड डेट, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा बैड डेट, और अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट दिया रहेगा उसे कहते हैं हम न्यू बैड डेट। एडजस्टमेंट में अगर बैड डेट दिया रहेगा उसे हम कहते हैं न्यू बैड डेट, क्योंकि न्यू चीज़ें कहाँ मिलती है, एडजस्टमेंट में। और ओल्ड बैड डेट कहाँ मिलेगा बताओ, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट देखो मैंने नंबरिंग दिया हूँ, फर्स्ट हमेशा आप माइनस करोगे न्यू बैड डेट, फिर आपको एक नेट अमाउंट मिलेगा। फर्स्ट हमेशा माइनस करोगे न्यू बैड डेट, फिर आपको मिलेगा नेट अमाउंट, उसमें से आप माइनस करोगे न्यू आरडीडी, क्योंकि न्यू आरडीडी मेजॉरिटी ऑफ टाइम परसेंटेज में दिया रहता है, 2%, 5%, वॉट एवर इट इज़, एक परसेंटेज दिया रहेगा। वो परसेंटेज आप किस पे अप्लाई करोगे, जो भी ये नेट अमाउंट आएगा ना, फर्स्ट माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा उस पर अप्लाई होगा न्यू आरडीडी का परसेंटेज, एंड देन आपको वो न्यू नेट अमाउंट में से जो सेकेंड लेस लिखा है न्यू आरडीडी वो माइनस करोगे तो एक और एक नेट अमाउंट मिलेगा। समझा यहाँ तक सबको समझा? मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले आप डेटर में दो चीज़ें ऐड करोगे, टोटल अमाउंट आएगा, फिर फर्स्ट आप माइनस करोगे न्यू बैड डेट जो आपको डायरेक्टली अमाउंट दिया रहेगा, फिर आपका नेट अमाउंट आएगा, उस पर आप न्यू आरडीडी का परसेंटेज अप्लाई करोगे सेकंड, एंड देन जब माइनस करोगे तो एक और एक नेट अमाउंट आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझा? अब यहाँ तक आपका बैड डेट का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। जैसे ही आपने डेटर का ये सब कर लिया,
दूसरा इफेक्ट आता है पीएल के डेबिट में, क्योंकि हमारा खर्चा हो गया ना, हमको चूना लग गया ना, तो आपको बोलना पड़ेगा ओ नो चूना लग गया। क्या बोलना पड़ेगा? ओ नो चूना लग गया, ONNO, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। ओल्ड चीज़ें आपको हमेशा मिलेगी ट्रायल बैलेंस में, न्यू चीज़ें आपको मिलेगी एडजस्टमेंट में। तो ओल्ड चीज़ें तो आप ट्रायल बैलेंस से पुट ऑन कर लोगे, न्यू चीज़ें का आप देखोगे एरो, जैसे कि फर्स्ट जो न्यू बैड डेट है वो आ गया आपका, सेकेंड जो न्यू RDD है वो भी आ गया आपका, एंड देन आप पूरा नेट अमाउंट करके आउटर कॉलम में लिख दोगे। नाउ द लास्ट वन इज थर्ड, जो आप लेस करोगे ना, थर्ड वन जो आप लेस करोगे ना, थर्ड वन ये देखो क्या नाम लिखा है, थर्ड आप लेस करोगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इसका ही परसेंटेज दिया रहेगा 1%, 2%, वॉट एवर इट इज़। तो आपको परसेंट दिया रहेगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटर, वो किस पे लिख लेगा? जो भी नेट अमाउंट है ना इसके ऊपर, रिसेंट वाला, इस नेट अमाउंट के ऊपर आपको ये परसेंटेज अप्लाई करना है। देन आपका जो भी ये अमाउंट आएगा माइनस करके आप आउटर कॉलम में लिख देना, और जो यहाँ पे अमाउंट आएगा वही अमाउंट यहाँ आ जाएगा। देखो वैसे मैंने एरो दिया है, जो भी आपका रिजर्व वाला अमाउंट आएगा वही अमाउंट आप लिख दोगे पीएल के डेबिट में, क्योंकि वो डेटर से तो माइनस हो रहा है और पीएल के डेबिट में आ रहा है, क्योंकि ये हमें लग रहा है रिजर्व का मतलब है कि वी आर डाउटफुल, हम एक प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं कि हो सकता है जब डेटर को पैसे देने की बारी आए तो वो डिस्काउंट के लिए बोल सकता है, ठीक है, तो हमें इतना पैसा कम मिल सकता है, इसलिए हम इसे डेटर में से माइनस कर रहे हैं और हमारा खर्चा अज्यूम कर रहे हैं पीएल के डेबिट साइड में। क्योंकि बिजनेस का एक उसूल है कि जितने भी एक्सपेंसेस हो आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, अननेसेसरी अपनी इनकम को ज़्यादा काउंट मत करो। हाँ, एक्सपेंसेस तुम्हें लगता है ज़्यादा हो सकता है तो आप कैलकुलेट करो। सो आई होप यहाँ तक आपको पूरा जो भी मैंने एडजस्टमेंट कवर किया सब समझ में आया होगा, कोई डिफ़िकल्टी अराइज नहीं होगी। एक एक चीज़ हमने डिटेल में कवर की है कि आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या होगा, प्रीपेड रहेगा तो क्या होगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप रिवाइज़ करते रहें, देखते रहें, नोट्स को ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।